नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। 1942 को यह आंदोलन शुरू होता है और भारत छोड़ो आंदोलन के दूसरे चरण पर हम बात कर रहे हैं। अब बात चेंज करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन विभिन्न आंदोलनों में से एक रहा जिसको क्रांति का दर्जा दिया जाता है। और क्रांति उसको कहते हैं कि एक छोटे से समय में आपने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बावजूद भारतीय जनता ने अंग्रेज़ों का पूरी तरह से विरोध किया और यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है और अंग्रेज़ों को झुकना पड़ता है। अब विभिन्न घटनाओं को देखें इस आंदोलन की, तो आंदोलन का प्रारंभ शहरी क्षेत्र में हुआ। बम्बई, पूना, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद आदि नगरों में यह शुरू होता है और धीरे धीरे ये आगे क्षेत्रों में बढ़ता है। अगस्त माह के मध्य में आंदोलन ग्रामीण भारत में भी शुरू हो जाता है और जनता ने नेताओं के बिना भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन में जनता और पुलिस द्वारा हिंसक घटनाएं भी कुछ कुछ हमें देखने को मिलती है। और फिर यहाँ पर गाना बजता है, कुछ कुछ होता है। आंदोलनकारियों ने हड़ताल, जुलूस, सभाएं आयोजित करने के साथ साथ सरकारी कार्यालयों पर आक्रमण, जेलों पर आक्रमण कर कैदियों को रिहा करवाना, रेल की पटरियां उखाड़ के ले गए। अब अंग्रेज हमको मारने आएंगे, पकड़ने आएंगे तो कैसे आएंगे? ट्रेन तो चलेगी नहीं, पटरियां तो पहले ही उखाड़ के ले गए। अब संचार तार के साधनों को भी ये बाधित कर देते थे, तार ही तोड़ लेते थे। कोई पोस्ट ऑफिस है तो उसको ही पेटी से लेके भाग गए उसकी। अब सरकारी भवनों पर ये ज़बरदस्ती तिरंगा भी फहरा देते थे कि भाई अब हमारा है सब। तो यहाँ पर से लोगों ने मान चुके थे कि भैया अब भारत आज़ाद हो चुका है और अब इनका कुछ भी यहाँ पर नहीं है। किसान, मजदूर, छात्र वर्ग व महिलाओं की भी यहाँ पर सक्रिय भागीदारी रही। और किसान जो कर्नाटक पद्धति या गुरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल करके यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करते थे। कैसे? ये तो दिन भर काम करते थे, अपना सब नॉर्मल लगता था देखने में, और रात को ये अपने अलग अलग ग्रुप बनाते थे। सरकारी भवनों और गोदामों पर रात भर में डाका डाल देते थे। अब अंग्रेज़ सोचते थे कि भाई किसने डाका डाला, कोई होगा, डाकू लुटेरे टाइप के कुछ होंगे। अब उनको क्या पता कि जो किसान खेतों में चुपचाप शांत तरीके से काम कर रहे हैं वही रात में डाके डाल दे रहे हैं। तो ये भी इनकी एक बहुत ही अजीब, बहुत ही नायाब इनका तरीका था। मजदूरों ने अहमदाबाद, जमशेदपुर, बम्बई, कलकत्ता जैसे औद्योगिक नगरों में श्रमिक हड़तालें की। अहमदाबाद में मजदूरों ने सबसे लंबी 3 माह तक चलने वाली हड़ताल की और समाचार पत्रों ने हड़ताल के कारण अहमदाबाद को स्टालिनग्राड कहा, जहाँ पर भी बहुत लंबी हड़ताल हुई थी। और रूसी क्रांति में रूसी शहर स्टालिनग्राड, जिसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग है, उसमें लंबी मजदूर हड़ताल हुई थी। तो ये एक पॉइंट है। अब कांग्रेस के जो दूसरी पीढ़ी के नेता थे वो यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर उनको पता था अगर हम भी खुल के भाषण देंगे तो हमको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस की दूसरी पीढ़ी के नेता से मतलब है जो युवा नेता है, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि भूमिगत होकर यानी कि अंडरग्राउंड होकर आंदोलन में भाग लेते हैं और जनता का मार्गदर्शन करते हैं। पर्चे रात में ही बांट के चल जाते हैं, दीवारों में चिपका देते हैं कि भाई यहाँ पर एकत्रित हो जाओ, यहाँ आंदोलन करो। तो पूरा गुप्त तरीके से यहाँ पर जो कुछ नेता होते हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। दूसरी पीढ़ी के कांग्रेसी नेता में कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया जी, छोटू भाई सोडालिक, अरुणा आसफ अली जी, उषा मेहता जी और बीजू पटनायक जी भी थे। और बीजू पटनायक हम देखते हैं कि उड़ीसा में इनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान है और उड़ीसा में इनका बहुत ही ज़्यादा नाम भी है। अब यहाँ पर जो नवीन पटनायक है वो इनसे ही संबंधित है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कहाँ के? उड़ीसा के। तो यह उड़ीसा से संबंधित थे। और जेपी जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, वह जेल से फरार होकर बिहार नेपाल सीमा पर एक समानांतर सरकार बनाते हैं और आंदोलन के लिए एक आज़ाद दस्ते का भी निर्माण करते हैं। राम मनोहर लोहिया एवं उषा मेहता ने बम्बई के जंगलों में एक गुप्त रेडियो स्टेशन स्थापित किया। जंगलों के बीचों बीच इन्होंने एक गुप्त स्टेशन स्थापित किया जहाँ पर अंग्रेज पहुँच भी नहीं सकते थे। नवंबर 1942 ईस्वी तक सरकार को इसके बारे में पता चल जाता है
और सरकार इस रेडियो स्टेशन को जब्त कर लेती है। देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से सरकार एवं रियासती शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों की बात करें तो बलिया, गाजीपुर, बनारस में चित्तू पांडे जी, सतारा जो महाराष्ट्र है वहाँ पर नाना पाटिल, वाई चौहान। यह समानांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे लंबे समय तक रहने वाली सरकार थी। कौन सी? सतारा महाराष्ट्र की। तामलुक, मिटनापुर बंगाल, सतीश सामंत, महंती हजारा, 73 वर्षीय महंती हजारा, मातंगी हजारा, ये महिला होती हैं 73 वर्षीय और यहाँ पर ये समानांतर सरकार में शामिल होती हैं। सतीश यहाँ पर सशस्त्र रक्त वाहिनी दल की स्थापना करते हैं और कोरापुर उड़ीसा में लक्ष्मण नायक यहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना करते हैं और सशस्त्र विद्युत वाहिनी दल की भी यहाँ पर स्थापना करते हैं। गांधी जी द्वारा सरकारी हिंसा के विरोध में 21 दिन के उपवास की घोषणा की जाती है सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर गांधी जी जो हैं ये नहीं कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो छोटी मोटी हिंसा होती है उसको रोकने के लिए गांधी जी नहीं कह रहे हैं कि गलत हो रहा। अब यहाँ पर सरकार गांधी जी को कहती है कि भाई हिंसा हो रही है आप रोको, तो यहाँ पर गांधी जी उपवास तो करते हैं लेकिन जो आंदोलनकारी है उनकी हिंसा को रोकने के लिए नहीं, जो सरकार हिंसा कर रही है उनको रोकने के लिए। गांधी जी कहते हैं कि भाई तुम हिंसा बंद कर दोगे तो वो हिंसा बंद कर देंगे, तुम हमारा देश छोड़ दोगे तो शांति से रहेंगे, असली जड़ तो तुम ही हो बबुआ, तो तुम यहाँ पर अपनी गलती मान लो, अपनी हिंसा रोक दो और हमारे देश से चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब गांधी जी द्वारा सरकारी हिंसा के विरोध में 21 दिन के उपवास की घोषणा की जाती है। 13वें दिन गांधी जी की तबीयत बिगड़ जाती है पर अनशन तोड़ने से वह इनकार कर देते हैं। अब इससे सरकार पर और भी ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है। गवर्नर जनरल की परिषद के 3 सदस्य HP मोदी, MS अणे और NR सरकार गांधी जी को रिहा करने की सिफारिश करते हैं। अब सरकार यहाँ पर मांग नहीं मानती है तो तीनों गवर्नर जनरल की परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी यहाँ पर गांधी जी को रिहा करने की बात करते हैं, जिनमें मैनचेस्टर ट्रेड यूनियन जो कि इंग्लैंड की होती है, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी ऑस्ट्रेलिया की, अंतर्राष्ट्रीय वीमेंस कांग्रेस, ये सब गांधी जी की रिहाई की बात करते हैं। गांधी जी की अगर मृत्यु होती है तो उन्हें कहाँ जलाना है, कहाँ राख विसर्जित करना है और कैसे प्रांतीय सरकारों को बताया जाए, इसको लेकर गवर्नर जनरल पूरी तरह से यहाँ पर प्लान बना लेता है और इसको कहते हैं ऑपरेशन रूबिकॉन। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से याद रखना कि ऑपरेशन रूबिकॉन क्या था कि महात्मा गांधी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो अनशन कर रहे हैं सरकारी हिंसा के खिलाफ, भूख हड़ताल, उसमें उनकी तबीयत बिगड़ गई है और यहाँ पर सरकार चाहती है कि भैया गांधी जी जल्दी से टपक जाएं और हम उनका क्रियाक्रम कर दें। अब यहाँ पर सरकार झुकने को तैयार तो थी नहीं, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरह से प्लान करके बैठी है कि जैसे ही गांधी जी की मृत्यु होगी हम पूरी तरह से सफाई कर देंगे और इस चीज़ को इस तरह से लोगों को बताएंगे कि ये एक प्राकृतिक डेथ है, नेचुरल डेथ है। जब इस बात की भनक गांधी जी को लगती है तो यहाँ पर गांधी जी खुद ही अनशन तोड़ देते हैं कि भैया प्लान बनाओगे मेरे लिए ऑपरेशन रूबिकॉन, चलो बेटा लो दूध पी लेता हूँ मैं। गांधी जी की ज़्यादा तबीयत बिगड़ी व सरकार नहीं झुकी तो गांधी जी ने स्वयं अनशन तोड़ दिया। 15 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के सचिव महादेव देसाई व कस्तूरबा गांधी जी का 1944 ईस्वी में यहीं पर आगा खां पैलेस में नज़रबंदी के दौरान निधन हो जाता है और यहीं पर दोनों की समाधि भी बनाई गई है। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को रिहा किया जाता है और 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन भी कमज़ोर हो जाता है। तो सरकार ने अन्य कैदी नेताओं को भी छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये क्यों कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर मेन रीज़न इनका यही था कि भाई हमको द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल नहीं होना है, इसको लेकर ये आंदोलन कर रहे थे। तो ये एक फैक्टर भी यहाँ पर कम हो जाता है। अब 1943 ईस्वी में मध्य प्रांत के जज टी वेंकटन की अध्यक्षता में सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की जांच हेतु आयोग बनाया। अब भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा पहला आंदोलन था जिसने स्वराज के बजाय पूर्ण आज़ादी आंदोलन को अपना उद्देश्य रखा।
ये किस आंदोलन का उद्देश्य था? यह था भारत छोड़ो आंदोलन का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 यहाँ पर आता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं यहाँ पर, इस समय पर जो मुस्लिम लीग रहती है, हम देख चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान शब्द ये इमेजिनेट करते हैं और किस तरह से ये पाकिस्तान राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, अलग देश बनाने की बात करते हैं। अब इनकी जो मांग रहती है वह बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उड़ जाती है। तो कांग्रेस के पहले नेता जिन्होंने विभाजन को स्वीकार किया, कौन? राजगोपालाचारी जी। और राजगोपालाचारी जी यह जानते थे कि भैया विभाजन के बगैर एक शांतिपूर्ण भारत की कल्पना आप नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन चुकी है कि अगर आप ज़बरदस्ती इन्हें अपने साथ रखोगे तो बड़ी मात्रा में हिंसा होगी और भारत एक बीमार देश हमें मिलेगा और फिर हम यहाँ पर कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस के पहले नेता होते हैं राजगोपालाचारी जी, जो विभाजन को स्वीकार करते हैं। हालांकि मुस्लिम लीग की शर्तों के बजाय ये कहते हैं कि जनता की इच्छा के आधार पर विभाजन हो। ये भी ध्यान रखना, ये विभाजन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं, मुस्लिम लीग का ये समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनता अगर चाहे तो विभाजन होगा, जनता जिस पक्ष में जाएगी उस पक्ष का निर्णय होना चाहिए। ऐसे किसी पार्टी के आधार पर यह तय ना हो कि विभाजन हमको करना है या नहीं करना है। अब मुस्लिम लीग को समझाने के लिए कुछ शर्तें ये देते हैं। गांधी जी भी जिन्ना को समझाते हैं और जिन्ना को कायदे आज़म भी कहते हैं। भैया बहुत अच्छे इंसान हो, कायदे आज़म जिन्ना उनको कहते हैं और उनको ये भी कहते हैं कि भाई तुम भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ यार। लेकिन यहाँ पर जिन्ना मानने को तैयार नहीं रहते, क्योंकि जिन्ना के मन में ये बात घर चढ़ जाती है कि भैया अगर राजनीति चलानी है तो प्रत्यक्ष पाकिस्तान में चलेगी, यहाँ पर तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। अब ये प्रावधान करते हैं, मुस्लिम लीग भारत की आज़ादी में कांग्रेस का साथ दे, केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन में लीग कांग्रेस का सहयोग करे, अंतरिम सरकार एक आयोग गठित करेगी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का निर्धारण करेगी। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में प्रत्यक्ष वोटिंग के जरिए जनता राय देगी कि पाकिस्तान बनेगा या नहीं। आयोग द्वारा चिन्हित मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो जहाँ पर आयोग ने चिन्हित किया है वहीं पर ही ऐसी वोटिंग होगी। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग कहती है कि जो वोट करने का अधिकार हो सिर्फ मुस्लिम को रहे, लेकिन आयोग कहता है कि सभी को रहे। भाई रहना तो सभी को है ना। मान लीजिए आप मिला रहे हो लाहौर को कि लाहौर पाकिस्तान में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अब आप सिर्फ लाहौर के मुस्लिमों से पूछ लोगे और वहाँ पर जो 30-40% हिंदू रह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप उनसे नहीं पूछोगे तो भाई उनकी मर्जी के खिलाफ तो हुआ ना। तो उनसे भी पूछना ज़रूरी है वो रहना चाह रहे हैं या नहीं रहना चाह रहे। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट देते हैं, हालांकि इस पॉइंट को नकार देती है मुस्लिम लीग। यदि विभाजन होता है, राजगोपालाचारी जो फार्मूला है उसका ये पॉइंट है कि यदि विभाजन होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, रेल एवं यातायात को लेकर समझौता होगा। विभाजन की स्थिति में जनता का स्थानांतरण स्वैच्छिक होगा। ये सारे प्रावधान तब तक लागू होंगे जब तक सरकार भारत को स्वतंत्र न कर दे। गांधी जी ने जिन्ना से 18 दिनों तक वार्ता की और समझाने का प्रयास किया कि बेटा जिन्ना मान जा मान जा मान जा, लेकिन जिन्ना तो नहीं मानने वाले थे। जिन्ना ने इस प्रावधान से मिलने वाला जिन्ना यहाँ पर कहते हैं जो राजगोपालाचारी जी का जो फार्मूला रहता है, राजगोपालाचारी फार्मूला, इस पर जिन्ना कहते हैं कि भाई पाकिस्तान सड़ा गला अंगहीन पाकिस्तान कहकर संबोधित करते हैं कि भाई अगर इस प्रस्ताव को हम मान लेंगे तो हमको ऐसा पाकिस्तान मिलेगा जो सड़ा गला होगा, अंगहीन होगा, और ऐसा पाकिस्तान हमको नहीं चाहिए और ऐसा प्रस्ताव भी हमको नहीं चाहिए। हम अपनी शर्तों पर पाकिस्तान का निर्माण करवाएंगे। इस तरह की बात ये यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ देखिए कि लियाकत देसाई फार्मूला यहाँ पर आता है अगला, इनको समझाने के लिए, जनवरी 1945 में। और कांग्रेस के उदारवादी नेता भूलाभाई देसाई और मुस्लिम लीग के प्रसिद्ध नेता लियाकत अली यहाँ पर होते हैं। और इसका प्रावधान क्या होता है, ये क्या प्रावधान देते हैं कि केंद्र में मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने समान प्रतिनिधि भेजकर अंतरिम सरकार गठन करे। अंतरिम सरकार में 20% सीटें अल्पसंख्यक, सिख एवं दलित आदि के लिए आरक्षित की जाए। संविधान के निर्माण तक अंतरिम सरकार ब्रिटिश कानूनों के अनुसार प्रशासन चलाएगी। और जिन्ना यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी
नहीं मानते हैं। फिर आती है बैबल योजना 14 जून 1945 को। अब इसके क्या प्रावधान होते हैं कि भैया केंद्र में भारतीय दलों द्वारा एक अंतरिम सरकार 14 सदस्यीय एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसे रक्षा विदेश नीति के अलावा सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। एक संविधान सभा का गठन होगा। संविधान तैयार होने तक अंतरिम सरकार वर्तमान प्रचलित ब्रिटिश कानूनों के आधार पर शासन करेगी। गवर्नर जनरल का पद सर्वोच्च बना रहेगा और वह अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि हम गवर्नर जनरल को ही सारी शक्तियाँ देंगे, और ये भारत के लोगों को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भैया गवर्नर जनरल अपनी विवेकहीन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो यहाँ पर भैया तुम उसके विवेक पर क्यों जा रहे हो? कभी उसका दिमाग खसका, उसने कुछ गलत कर दिया तो फिर तुम क्या कर लोगे? गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सभी पदों पर भारतीय रहेंगे। तो यहाँ पर तुम कह रहे हो कि कमांडर भी तुम्हारे ही होगा, गवर्नर खुद तुम्हारा है, सर्वोच्चता तो तुम्हारी है, तो हमारा क्या लोटा। अब अल्पसंख्यकों के हितों का यहाँ पर ये संरक्षण करेंगे। मुस्लिम लीग का फेवरेट पॉइंट कि भैया अल्पसंख्यकों का संरक्षण होना चाहिए, यह पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। अब बेबल प्लान जो होता है वह 24 जून से 14 जुलाई 1945 ईस्वी शिमला समझौता में 21 भारतीय नेताओं को यहाँ पर ये बुलाते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस की तरफ से मौलाना आज़ाद जो कि तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल होते हैं। लीग की सांप्रदायिकता की नीति के कारण तथा गवर्नर जनरल बेबल द्वारा लीग की नीति का समर्थन करने के कारण यह सम्मेलन असफल हो जाता है। यहाँ पर बेबल भी बहुत अजीब किस्म का आदमी रहता है भैया। उसको पता रहता है कि जाऊंगा तो जाऊंगा भारत से, लेकिन फूट डाल के जरूर जाऊंगा। तो यहाँ पर वो जिन्ना की बात में हाँ कहता है। जिन्ना से कहता है भैया कि बढ़िया जिन्ना, तुम अच्छा कर रहे हो यार, पृथक पाकिस्तान बना के रखो, पार्टी चाहिए अपन को। इस तरह की यहाँ पर बात करके इनडायरेक्टली यहाँ कहने का ही मतलब है कि जो बेबल होते हैं वह निष्पक्ष रूप से काम करने के बजाय चीज़ों को और ज़्यादा जटिल बनाते हैं और जिन्ना का यहाँ पर समर्थन कर देते हैं, जिसके कारण यह सम्मेलन असफल हो जाता है। मौलाना आज़ाद जी बेबल योजना एवं शिमला सम्मेलन भारतीय सांप्रदायिक राजनीति में जल विभाजक की तरह है। ये कौन कहते हैं? मौलाना आज़ाद जी। बेबल प्रस्ताव को ये ब्रेक डाउन प्लान भी ये कहते हैं। ठीक, बेबल जो होता है वह एक प्रस्ताव और लाता है, ब्रेक डाउन प्लान। इसमें क्या होता है कि 31 मार्च 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत से हर हाल में चले जाएंगे और भारतीयों को अपने हाल में छोड़ देंगे। यहाँ पर ये कहते हैं ब्रेक डाउन प्लान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी की यहाँ पर हार होती है, और क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के होते हैं, उदारवादी विचारधारा के होते हैं, वह यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं। और पैट्रिक या पैथिक लॉरेंस भारत सचिव यहाँ पर बनता है। और नवंबर दिसंबर केंद्रीय विधान परिषद का यहाँ पर चुनाव होता है, जिसमें 102 निर्वाचित सीटों में से 57 सीटें कांग्रेस जीत जाती है। और जनवरी से मार्च 1946 ईस्वी के बीच 11 ब्रिटिश प्रांतों के चुनाव मुस्लिम लीग की 2 प्रांतों में सरकार बनती है, बंगाल और सिंध में। कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार बनती है, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार प्रांत, उड़ीसा प्रांत, मद्रास प्रांत, बम्बई, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम में 1937 के चुनाव में जहां असम में कांग्रेस नहीं जीती थी, वहां पर भी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है। पंजाब प्रांत में लीग सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन वह बहुमत से पीछे रहती है और इसलिए सरकार नहीं बना पाती है, और अन्य छोटे दलों में यूनियनिस्ट पार्टी, संघवादी अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर वह सरकार बनाती है। कांग्रेस व अकाली दल ने भी समर्थन यहाँ उसको दिया था। ठीक है, कांग्रेस व अकाली दल ने भी यहाँ समर्थन दिया, और संघवादी दल का नेता क्रिज हयात खां यहाँ प्रधानमंत्री बनता है। उस समय आज जैसे हम स्टेट के
सीएम कहते हैं, उस समय पर पीएम कहते थे। तो इस तरह से ये होता है और फिर इसके बाद में किस तरह से ये नीतियाँ अपनाते हैं ये हम आगे जाकर देखेंगे। और किस तरह से जो मुस्लिम लीग है वो बहुत ही खतरनाक पॉलिसी खेलती है कि जहाँ पर स्पष्ट रूप से उनके बहुमत, जैसे सिंध प्रांत हुआ, बंगाल प्रांत हुआ, जहाँ स्पष्ट बहुमत से उनकी सरकारें बनती है। लीग यहाँ आगे क्या कहेगी कि लीग कहेगी कि भैया जहाँ पर स्पष्ट बहुमत उनके पास है वहाँ पर वो कहती है कि विधानमंडल तय करेगी पाकिस्तान में मिलना है या हिंदुस्तान में मिलना है। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार है। और जहाँ पर उनकी स्पष्ट सरकार नहीं होती है वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जनता तय करेगी, क्षेत्र के लोग तय करेंगे कि उनको कहाँ मिलना है। तो लीग भैया बहुत तेज यहाँ पर बढ़ती है। हालांकि कांग्रेस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता उसको कमज़ोर करने का बखूबी प्रयास यहाँ पर करते हैं।